नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी हिंदी विद वीर सीबीआर में एक बार फिर स्वागत है। तो प्यारे साथियों, चैनल के नाम में कुछ संशोधन किया गया है, कुछ परिवर्तन किया गया है। तो पहले जो नाम आपके चैनल का था वो क्या था, वीर सीबीआर, और इसको थोड़ा परिवर्तित किया गया है। अब आपके इस चैनल का नाम हो गया है यूपीएससी हिंदी विद वीर सीबीआर, वीर सीबीआर। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये नाम पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और आज की क्लास में आप लोग राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है साथियों, ये एक स्वतंत्र निकाय होता है, एक स्वतंत्र संस्था होती है, एक संवैधानिक निकाय है। ये कैसा निकाय है? एक स्वतंत्र निकाय होता है, स्वतंत्र निकाय, या हम कह सकते हैं एक संस्था, ठीक है, या फिर संवैधानिक निकाय है। ये कैसा है? संवैधानिक निकाय है। ये संवैधानिक निकाय का मतलब होता है कि ऐसा निकाय या ऐसी संस्था जिसका संविधान में वर्णन किया गया हो, जिसको संविधान के अनुरूप बनाया गया हो, जिसको संविधान के नियमों के हिसाब से बनाया गया हो, जिसका संविधान में जिक्र हो, तो ऐसे निकाय को, ऐसी संस्था को संवैधानिक निकाय या संस्था कहा जाता है। तो सबसे पहले इसका जो गठन किया गया था वर्ष 1992 में, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके आधार पर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। उन्हें मजबूत बनाने के लिए संविधान में ये संशोधन किया गया था, 73वां संविधान संशोधन वर्ष 1992 में। उसी के तहत बहुत सारे संविधान में परिवर्तन किए गए थे, संशोधन किए गए थे, और उन्हीं संशोधनों के आधार पर उसमें एक व्यवस्था की गई थी कि राज्यों में भी एक राज्य निर्वाचन आयोग होना चाहिए। तो सबसे पहले जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन वर्ष 1992 में, इसी में एक अनुच्छेद था 243 के। इसके अनुसार इस संशोधन के आधार पर संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया था। अनुच्छेद तो बहुत सारे जोड़े गए थे, मैंने ये सारे आप लोगों को बता रखे हैं जब हमने आपको पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कैसे मिला, इस पर हमने आपको वीडियो दे रखी है। और इसी के साथ साथ 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं, इस पर भी हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, अब वहां जाकर के आप इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो इस संशोधन के आधार पर संविधान में एक अनुच्छेद 273 के जोड़ा गया, और उसमें ये व्यवस्था की गई, उसमें ये कहा गया, क्या कहा गया कि प्रत्येक राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयोग होना चाहिए। और इसी अनुच्छेद के अनुपालन में, इसी अनुच्छेद को लागू करने के क्रम में उत्तर प्रदेश में 23 अप्रैल वर्ष 1994 को एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। क्या किया गया? एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, ठीक है। और इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त, अतिरिक्त चुनाव आयुक्त और उप चुनाव आयुक्त की व्यवस्था की गई, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। दूसरी चीज, इसमें जो इनका जो कार्य होता है, आखिर इसका कार्य क्या है? तो अगर हम कार्य की बात करें तो मुख्य रूप से जो इसका कार्य है वो स्थानीय
निकायों के जो चुनाव होते हैं उन्हें संपन्न कराना इसका मुख्य कार्य है। क्या कार्य है? स्थानीय निकायों के चुनाव कराना। और स्थानीय निकायों में ग्रामीण स्थानीय निकाय भी आ जाएंगे, शहरी स्थानीय निकाय, दोनों। इन दोनों का जो चुनाव होता है वो चुनाव को संपन्न कराना इसकी जिम्मेदारी होती है। और इसी के साथ साथ मतदाता सूचियों का निर्माण करवाना इसकी जिम्मेदारी है। एमसीसी जो आदर्श आचार संहिता होती है उसको कड़ाई से लागू कराना इसकी जिम्मेदारी है। एमसीसी के बारे में हम आपको क्लास करा चुके हैं और प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से क्लास देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इसी के साथ जो मुख्य या हम कह सकते हैं जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, निर्वाचन आयुक्त मुख्य रूप से ये एक आईएएस सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी होते हैं। क्या होते हैं? सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी। और इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल करते हैं। और किसकी सलाह पर? सीएम की सलाह पर, प्रदेश के मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। तो इनकी जो नियुक्ति होती है वो सीएम की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा, किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा होती है। लेकिन इनके जो वेतन भत्ते हैं, इनकी जो सेवाएं आदि हैं, वो सभी हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हीं के अनुसार होती हैं। किसके अनुसार? हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान वेतन भत्ते और सुविधाएं होती है। ठीक है। और जिस प्रकार से हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जिस विधि से, जिस प्रक्रिया से हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी विधि, उसी प्रक्रिया के माध्यम से, उसी विधि का पालन करके इनको भी हटाया जाता है। ठीक है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान इन्हें हटाने की प्रक्रिया है। ये बात समझ में आ गई? अर्थात ये जिस तरीके से हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाएगा उसी तरीके से इनको भी हटाया जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज़, अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल, तो प्यारे साथियों इनका जो कार्यकाल है, पहले इनका कार्यकाल 5 वर्ष और 65 वर्ष, अर्थात हम कह सकते हैं कि 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता था, या फिर ये 65 वर्ष की आयु पूरी कर लें। इन दोनों में से जो भी चीज़ पहले हो जाए, चाहे इनका 5 वर्ष का कार्यकाल पहले हो जाए और चाहे इनकी 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाए, जो भी पहले ये कर लेंगे वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ठीक। लेकिन बाद में इसको संशोधित किया गया और बाद में इसको 6 वर्ष या फिर 68 वर्ष कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 6 वर्ष या 68 वर्ष। ठीक है। लेकिन इस समय जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है, उन्हें 2 साल का सेवा विस्तार दिया गया है, अर्थात वो 70 वर्ष के जब हो जाएंगे तब वो रिटायर होंगे। और इस समय उत्तर प्रदेश का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। 73वां संविधान संशोधन के आधार पर एक अनुच्छेद, जो अनुच्छेद 243 का सेकेंड पॉइंट, ये भी जोड़ा गया। और ये पॉइंट ये कहता है कि चुनाव आयोग, जो राज्य चुनाव आयोग होगा, राज्य निर्वाचन आयोग होगा, वो उन्हीं सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन शक्तियों को विधानमंडल ने निर्धारित किया है, जिन शक्तियों को विधानमंडल ने प्रयोग करने के लिए कहा है, जिन शक्तियों को विधानमंडल ने प्रयोग करने के लिए बनाया है, उन्हीं शक्तियों का प्रयोग
राज्य चुनाव आयोग करेगा। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि ये किन शक्तियों का प्रयोग करेंगे। तो ये वही शक्तियां, सारी उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेंगे जिन शक्तियों को विधानमंडल ने बनाया है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और इसी के साथ चूंकि राज्य निर्वाचन आयोग ये स्वतंत्र और एक निष्पक्ष निकाय है और इसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, चूंकि देखा गया कि ये भी कहीं न कहीं स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं रह पाते हैं, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए जिससे कि राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से काम कर सके, स्वतंत्र रूप से काम कर सके, और इसलिए कुछ दिशा निर्देशों को बनाया गया। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने SEC स्टेट इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कुछ निर्देश जारी किए। और ये निर्देश हैं क्या? पहला निर्देश ये है कि जो नौकरशाह हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, इन्हें बिल्कुल भी चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त न किया जाए। क्या कहा कि नौकरशाहों को चुनाव आयुक्त न बनाया जाए, ये कहा। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि स्वतंत्र व्यक्ति ही चुनाव आयुक्त के पद पर बिठाया जाए। स्वतंत्र व्यक्ति ही इस पद पर बैठाया जाए। तीसरी चीज ये कहा कि किसी भी सरकारी कर्मचारी, कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, उसको अतिरिक्त चुनाव आयुक्त का भी प्रभार नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसा हुआ था कि एक सरकारी कर्मचारी को राज्य चुनाव आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया था और इसलिए उस चुनाव में धांधली हुई, गड़बड़ी हुई, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देश जारी किए कि किसी भी सरकारी व्यक्ति को अतिरिक्त चुनाव आयुक्त का भी प्रभार नहीं दिया जाना चाहिए। क्या कहा? किसी सरकारी कर्मचारी को अतिरिक्त चुनाव आयुक्त का प्रभार नहीं दिया जाना चाहिए। ये बात समझ में आ गई। और इसी के साथ साथ द्वितीय प्रशासनिक जो सुधार आयोग आया था, उसकी जो रिपोर्ट आई थी, उसने भी इसकी निष्पक्षता, इसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति के लिए कुछ सिफारिशें की थी, जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग आया था। इसकी जो रिपोर्ट आई थी, इसने अपनी रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की और ये क्या कहा? ये कहा कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम सिस्टम होना चाहिए, एक कॉलेजियम प्रणाली होनी चाहिए। क्या कहा कि एक कॉलेजियम प्रणाली हो और इस कॉलेजियम प्रणाली में एक सीएम हो, मतलब राज्य के मुख्यमंत्री, दूसरे विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो हों, और तीसरे जो विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं, यानी नेता प्रतिपक्ष या नेता विपक्ष, जो विधानसभा में नेता विपक्ष हैं वो इसमें होने चाहिए, और इन्हीं की संस्तुति के आधार पर निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए। और साथ साथ ये भी कहा था कि जो ECI है, अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और
SEC मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये दोनों इनको एक मंच पर लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। दोनों एक दूसरे के अनुभवों को साझा करें और अपने कार्यों को बेहतर बनाने का प्रयास करें। तो प्यारे साथियों, अगर आपने हमारी क्लास को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक करें और क्लास को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास, एक बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।